गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 4 में हिंदी व्याकरण, जो ये बुक है हमारा हिंदी व्याकरण मुस्कान, उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े ही होंगे। तो कुछ अलग हट करके हम लोग एक्स्ट्रा इसमें कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या दिया हुआ है कि वर्ण के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़े ही होंगे। कहता वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी ऐसे छोटी ध्वनि छोटी से छोटी, जैसे क, अ हो गया, छोटी ध्वनि छोटा में माना स्वर वर्ण में, इसका कोई हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कहता निम्न चित्र को देखिए। यहाँ दिया हुआ दो चित्र दिया हुआ है, एक में शेर है, दूसरा में ये पुरुष है। तो चित्रों और उनके नीचे लिखे चिन्हों को ध्यान पूर्वक से देखिए। शेर में जैसे इसको टुकड़ा तोड़ा गया, शेर को लिखा गया तालु स ए, तालु से ए, तालु से प्लस ए प्लस र प्लस अ, शेर। अब इससे ज्यादा और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसी तरह पुरुष में प उ र उ स अ, पुरुष, ये तोड़ा गया, अब इससे ज्यादा और नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने, अलग अलग ध्वनि है, ऑटोमेटिक है। स है तो तालव्य स है, स में मेथी है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, 3 स पढ़े हैं। तो हम लोग स के बारे में अलग हर ध्वनि का अलग अलग उच्चारण है। तो उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये ध्वनियां सबसे छोटी ध्वनियां हैं। ठीक है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह होता है, एक अलग अलग चिन्ह है। जैसे अ का लिखने के लिए, क का लिखने के लिए, उसके बाद तालव्य स का लिखने के लिए अलग अलग है, सबका चिन्ह अलग अलग है। ठीक, अलग चिन्ह होता है। ध्वनि के इस लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, इसको हम लोग वर्ण कहेंगे। अब चाहे ये वर्ण हमारा जिस भाग में स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, वो वर्ण के कैटेगरी में ही आएगा। प्रत्येक भाषा के, अब कहता है ध्वनि के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। अब इसको हम सार्थक समूह, अगर हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, समूह बनाते हैं, क ये भी वर्ण है, प्लस म ये भी वर्ण है, प्लस ल ये भी मेरा वर्ण है। अब इन तीनों के समूह को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा मेरा कमल, कमल बन गया। ये सार्थक समूह हो गया। सार्थक समूह से बने सब को हम लोग शब्द कहते हैं। समूह से ही जो बनता है उसको शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। क्या दिया? प्रत्येक भाषा के अनेक वर्ण होते हैं। हर भाषा के वर्ण होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, कोई तमिल पढ़ता है, कोई उर्दू पढ़ता है, तो हर भाषा का अपना अपना वर्ण होता है। ठीक है। भाषा के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्ण, जितने भी भाषा में हम लोग यूज करते हैं, जितने भी वर्ण हम लोग यूज किए, ठीक है, प्रत्येक वर्ण लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हम लोग वर्णमाला में ही हम लोग जाते हैं। कवर भी जिसमें पढ़े वर्णमाला में। तो वर्णों के प्रकार कौन हो गए? 2 प्रकार हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। जिसको स्वर को हम लोग वोवेल भी बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर स्वर में चले जाएंगे तो फिर वो हमारा अलग होता है। अब इसमें हिंदी में चले जाएंगे तो इंग्लिश में हम लोग पढ़े वोवेल पार्ट, बस हिंदी में जाएंगे तो वोवेल हमारा अ से लेके अ तक पे चलते हैं, वो सब स्वर में आ जाता है। तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होता है। आ सही गई, कोई रुकावट नहीं है। तो जिसमें कोई रुकावट नहीं होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। यानी हम लोग स्वर वर्ण भी कह सकते हैं, स्वर वर्ण कह सकते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसका कहीं कोई रुकावट नहीं है बोलने में। मुंह से जो हम लोग मुख से निकालते हैं कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। उसका स्वतंत्र रूप से होता है। निम्नलिखित वर्ण स्वर्ण वर्ण है। अब देखिए अ आ सही गई, हसौ गौ री ए ऐ ओ औ, यहाँ औ तक दिया हुआ है। अब है अंग और अ, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। आप लोग अ आ में जो पढ़े होंगे, अ से लेके अह तक पढ़े होंगे। ठीक। अंग भी पढ़े होंगे। ठीक। ये जो लास्ट में जो दिया हुआ अंग और यहाँ औ तक आपका जो है लास्ट में औ तक है, यही मेरा इतना ही दूर तक के अंदर में जो भी आता है ये हमारा स्वर वर्ण में आया। और इसको जो कहा जाता है, ना ये स्वर कहलाएगा ना व्यंजन कहलाता है। इसको एज व्याकरण, हिंदी व्याकरण की भाषा में चले तो अंग और हमारा ना स्वर है ना व्यंजन है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग अयोग्यवाह में लिया गया। इन 2 शब्दों को अंग और अ को अयोग्यवाह किया। अब स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग स्वर की आगे चलते हैं तो स्वर के कितने भेद हैं, यानी कितने टाइप है? तो स्वर के 2 टाइप हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन सा आता है? 2 आता है, जो पढ़े हम लोग
बुक में दिया हुआ है एक हस्त स्वर, स्वर दो भागों में बांटा गया है, स्वर को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा बांटा गया है? एक हस्त हो गया, हस्त और दीर्घ, दीर्घ, ठीक। दीर्घ स्वर यानी कहा जाता है इसको हस्त स्वर को मतलब शॉर्ट वोवेल और दीर्घ स्वर को लॉन्ग वोवेल। तो हस्त स्वर किसको कहेंगे? छोटा। हस्त स्वर का अर्थ होता है छोटा या कम। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उन्हें हम लोग हस्त स्वर कहते हैं। तो हस्त स्वर में कौन कौन सा आएगा? अ, ई, उ, अ, ठीक है, ई, उ और दूसरा री। इसमें कम से कम समय लगता है और इसमें कुछ ज्यादा समय लगता है। इसमें चलिए आ उच्चारण में देखिए तो कितना समय लगता है। इसमें दो तरह के उच्चारण पे ई मतलब हम लोग इसको और जोर डाल के पढ़ते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं। आ, ई, ऊ, ठीक। उसके बाद आ जाता है ए, ठीक। ये सब हमारा जाता है दीर्घ स्वर में। अब व्यंजन के बारे में, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता, जैसे हम लोग क लिखे तो क में क लिखने के लिए क भी आता है प्लस आ भी आता है। क और दोनों का जिसमें हम लोग स्वर की भी यूज करते हैं। बिना स्वर का यूज किए हुए हम लोग व्यंजन वर्ण का यूज, व्यंजन वर्ण नहीं बोल पाते हैं। बोलने में स्वर की सहायता लेना पड़ता है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है, रुकावट आता है। अब व्यंजन के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पे। अब देखिए इसको दो किसके बेस पे बांटा गया? उच्चारण के आधार पे व्यंजनों के तीन भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक। तीन भागों में बांटा गया। क्या सब बताया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। जो कि देखे आपको वर्ण विचार में थोड़ा सा कुछ अलग हट करके एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है, जो कि कुछ आपको पिछले क्लास में नहीं पढ़े होंगे। अब उसमें कहता है कि स्पर्श में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर अब विभिन्न स्थानों का स्पर्श करता है। हम लोग जब कोई भी चीज बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो जीवा का हमारा उच्चारण स्थान हमारा चेंज होते रहता है। कभी दांत में सटता है, कभी ऊपर के तालू में सटता है, कहीं जो नीचे के सटता है, दांत में सटता है। तो उच्चारण वाला जीवा का स्पर्श क्षेत्र हमारा चेंज होता रहता है। मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन क से लेकर म तक 25 संख्या है। मतलब हमारा क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन कितना हो गया? स्पर्श कितना हो गया? 25। स्पर्श व्यंजन 25 हो गया। और जैसे हमारा क से लेके म तक, क वर्ग से लेके म वर्ग तक, म तक, क वर्ग तक। उसी तरह अगर हम लोग अंतस्थ व्यंजन में चले तो अंतस्थ व्यंजन में क्या हो जाता है? य, ल, व। अंतस्थ में आ गया य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर भागों को मामूली सा स्पर्श करता है, मामूली सा जीभ सकता है। य, र, ल, व, ये हमें थोड़ा सा सर चढ़ता है। उष्ण व्यंजन जिसमें हमारे मुख से हमारा हवा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है मुंह से, उसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। हम लोग को बाहर निकलती है। जैसे कैसे रगड़ खाती है? व्यंजनों के इस रगड़ के साथ बोलते समय गर्मी उत्पन्न करती है। ये कारण, इस कारण ये वर्ण उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। उष्ण व्यंजनों के 4 हैं। क्या सब है उष्ण व्यंजन में? उष्ण व्यंजन में क्या हो गया? तो आपका ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। हम लोग ये 4 हमारा उष्ण व्यंजन में कहता है। अब कुछ अतिरिक्त व्यंजन भी आता है। ड और ढ, ड और ढ, ये हमारा उष्ण व्यंजन में आता है। कहता है उष्ण ड, ढ।
कहता अतिरिक्त व्यंजन में आता है। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। टवर्ग में ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाने पर उसका स्वरूप ड ढ में परिवर्तित हो जाता है, अतः ध्वनि में अंतर आ जाता है। ये नीचे जो हम लोग बिंदु लगाए हैं उसका ध्वनि में अंतर हो जाता है, ध्वनि में अंतर आ जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते कैसे इसका आइडेंटिफाई किया गया है। उदाहरण के लिए ड, ड में मतलब डर। अगर हम लोग सिर्फ डर लिखना हो, अगर हम लोग डर लिखना हो तो आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग अगर डर लिखना हो तो उसमें हम लोग नीचे नहीं देंगे। जैसे हमको ये ड लिखे नीचे नहीं देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ड। अगर यहाँ पर बिंदा लगा देंगे तो ये पूर्ण रूप से हमारा उच्चारण में अंतर आ जाएगा। ड, ये ड से डर बना। अगर हमको इसी में अगर हमको ड में यहाँ पर अगर हमको इस ड का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या से लिख सकते हैं स ड़। अब यहाँ बिंदा का यूज करेंगे तभी हमारा पूर्ण रूप से ये सड़क बनेगा, अन्यथा वो सड़क नहीं बन पाएगा। ठीक उच्चारण में सड़क असड़क दोनों में अंतर आ जाता है उच्चारण में। ठीक है, उसी तरह हमारा इस तरह से समझ जाएगा ढ में ढेर, ढ लिखेंगे ये अगर हम लोग इस तरह से तो क्या हो जाएगा ढेर। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखें अब इस ढ में अगर हम लोग यहाँ बिंदा का यूज करेंगे तो प ढाई, पढ़ाई। ठीक, तो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब हम लोग कहता संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको पता है, अक्षा, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार है संयुक्त व्यंजन। कहता अक्षा से हम लोग क्या सब बना संयुक्त व्यंजन में, याद रखिएगा हमेशा परीक्षा में पूछता है अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार हमारा संयुक्त व्यंजन में आता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। अक्षा से जो कौन सा शब्द बनेगा क्षमा, त्र से छत्र, ज्ञ से ज्ञान यज्ञ, और स्र से श्रमिक श्रम आश्रम, ये जो हम स्वर का यूज करते हैं। अब तो द्वैत्व व्यंजन आता है, तो एक और भी व्यंजन है जिसमें हम लोग है क्या है वो द्वैत्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है उसे द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे वह बताए हुए हैं, जैसे क, आधा क फिर क लिखते हैं। ये आधा क और क जो हम यूज करते हैं वो कहाँ, उसको द्वैत्व व्यंजन में हम लोग उसको कैटेगरी में रखे हुए हैं। जैसे चक्कर, चक्कर में कैसे लिखेंगे, कैसे पता चला ना, चक्कर, च आधा क र, चक्कर ये यूज हुआ। ये कितना है, ये आधा क और क का यूज हुआ, तो हम लोग द्वैत्व व्यंजन में यूज करते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, चक्कर, लट्टू। ठीक, उसी तरह अयोग है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अर्ण वर्ण भी हैं, जो अंग और आ, जो कि आपको बताया गया था पिछले बार बताए थे, अंग और आ जो अयोगवाह में दिया गया। परंतु ये न तो स्वर में गणना होती है, न काउंटिंग होता है, न ये व्यंजन में। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण स्वर भी नहीं कहा जा सकता है। अनुस्वार अनुनासिक तथा अतः विसर्ग कहलाते हैं। कहते हैं किसी के भी साथ स्थान पाने के कारण इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह बताए हुए हैं, अभी बताए अयोगवाह में कौन सा आया, तीन अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। तो अनुस्वार में भी आप लोगों को बताया गया, तो तीन चीज में आप लोग, ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया चंद्रबिंदु, और हम लोग किसी भी वर्ड में जो हम लोग विसर्ग लगाते हैं, ये तीन में हमारा यूज होता है। ये ध्यान रखिएगा अयोगवाह में। ठीक है, तो उसी तरह र में जैसे आप लोग बच्चे पढ़े होंगे पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा में हम लोग जैसे किसी भी चीज में जैसे लिखते हैं क्र म, ये क्या है, ये पदेन की मात्रा है, र की मात्रा, ये र की मात्रा का भी यूज होता है। अब जैसे किसी तरह कर्म हो गया, शर्म हो गया, चर्म हो गया, उसी तरह हमारा और भी आता है, जैसे प्रकाश लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न लिख दिए, आधा न। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज, आधा न का भी यूज हुआ और र का भी यूज हुआ, दोनों चीज का यूज हुआ, इस पर ध्यान रखिए। ठीक, उसी तरह हम लोग जैसे लिखते हैं कर्म लिखेंगे,
क्रम लिख दिए। देखिए इसमें भी रॉ का यूज हुआ हमारा। और रेप में जैसे हम क्रम में लिख लेंगे वो क्रम हुआ, और ये मॉ में रेप लगा देंगे, ये भी रेप, ये भी रॉ की मात्रा है, इसमें हम लोग रेप की मात्रा लगा दिए तो वो क्या बन गया, कर्म बन गया। तो इसी तरह राग हमारा कुछ शब्द से पहले लगता है और ये पहले लगा और कुछ बाद में लगता है। वो रॉ जिस तरह से हम लोग र का प्रयोग लगाते हैं तो स्वर से पहले और स्वर के बाद में भी लगता है, तो हम लोग इसमें र का प्रयोग होता है। तो और दूसरा कहता है ड ढ में भी आप लोगों को कुछ बताया गया है। ड और ध, ये आपको ढ में यहाँ पर बताया गया। आप देखते हैं क्या चीज है ढ में, मतलब हम लोग अगर हलंत लगाते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ, हलंत लगा दिए तो इसका क्या मीनिंग बना, और हम लोग पूरा बिंदा लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग बनता है। पता ड के साथ मिलाते हैं तो ड्र निम्नलिखित रूप में आ जाता है। जैसे ट में र लगा देंगे, ट में ड, अब जैसे कोई ड में र लगा देंगे, इसमें अगर हम लोग र लगा दिए तो क्या बना हमारा ड्र, ये ड्र बन गया, इस तरह से ड्र हो गया। और ये ढ में अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं ये तो ड नहीं, इसमें ड में जो अगर हम पूरा अगर यदि हम करते हैं ये ट में ड्र और इसमें ट, ये ड नहीं ट रहता है इसमें, सॉरी ये ट, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, ये इस तरह से र लग जाता है, तो ये मात्रा ये आधा लगा और ये लोग पूरा कर देते हैं, तो इसमें ड और ट, यही दो में जो है हम लोग का ये र की इस तरह से मात्रा यूज होता है। तो बच्चों आप लोगों को जो है कुछ एक चीज दिया हो जो बता देते हैं, जो चैप्टर को आप लोग पढ़े हैं कुछ दोहरा देते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग और आह की गणना न तो स्वरों में होती है न तो व्यंजनों में। चंद्र बिंदु का चिन्ह ऊपर जो दिया गया चंद्र बिंदु का ये होता है स्वर रहित र सदैव अपने से आगे वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर आता है और उससे पहले बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर आज हम लोग खत्म कर दिए हैं। इसमें कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है, उस अभ्यास कार्य को आप लोग करने की थोड़ी सी कोशिश करें। चैप्टर को पढ़ेंगे, अपने आप का सारा क्वेश्चन आपको इसका जवाब आपको चैप्टर के अंदर ही मिल जाएगा। थैंक यू।